हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम आपका ये जो क्लास 8 का सोशल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, वो अपना आंसर की चेक कर सकेंगे, लेकिन इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले हमारा है खंड क का ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 15 एमसीक्यू पूछे गए थे। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ये रहा, निम्नलिखित परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो देखो, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो इसमें हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये वाला मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट था। सेकंड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है। तो राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता है, ये हमारा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है। इसका भी ए ही करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका के आधार पर बताइए कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। तो देखो, टोटल यहाँ पर जो सीटें हैं वो 543 है। तो ये जो है बहुमत जो प्राप्त करेगी, यानी कि आधे से ज्यादा जो सीटें जीतेंगी, जैसे देखो आर 280 सीटें जीती हुई है, तो इसीलिए आर सरकार बनाएगी। ठीक है, आर देख लो, ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसका सी करेक्ट था, क्योंकि ये जो 280 है ना, ये आधे से ज्यादा है। 543 का आधे से ज्यादा है ये, यानी कि बहुमत मिला इसको, तो इसीलिए आर जो पार्टी है वो सरकार बनाएगी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद आता है, डी इसका करेक्ट था। इसके बाद देखो, इंग्लिश मीडियम में भी वही ऑप्शन करेक्ट है जो हिंदी मीडियम में मैंने अभी आपको बताया। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये रहा एंड आंसर इसका हमारा ए करेक्ट था, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है इसका भी ए ऑप्शन ही करेक्ट था, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन का हमारा डी करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा हमारा। इसमें बोला था निम्न में से कौन सा कथन जनहित याचिका यानी कि PIL के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें हमारा जनहित याचिका केवल जिला अदालतों के जो अदालतों में दायर की जा सकती है, ये सही नहीं है, यानी कि इसका सी करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया। तो कौन सा है हमारा वो, अनुच्छेद 17, यानी कि इसका ए करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो, चावल की कृषि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा, सी इसका करेक्ट था। इसके बाद जो 8 क्वेश्चन है ना, सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये निजी क्षेत्र का उद्योग है, इसीलिए इसका सी करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में किसी क्षेत्र का जो हमारा इसमें बोला है, किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठक बताता है, क्या बताता है, क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियां कितनी है तथा किस आयु वर्ग के हैं, ये वाला सही नहीं है, इसका ए हमारा करेक्ट था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हो, जो हमारा 5th क्वेश्चन है इसका ना ये सी वाला करेक्ट था। इसी तरह से जो 6th क्वेश्चन है, 6th का ए करेक्ट था, एंड 7th जो क्वेश्चन है इसका हमारा सी करेक्ट था। 8th क्वेश्चन का भी सी करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है, 9th का हमारा ए करेक्ट था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल के नवाब बने। तो कौन बने थे, सिराजुद्दौला, डी इसका करेक्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का लॉर्ड डलहौजी, ये हमारा ए करेक्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो है, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था। तो आपको पता होगा मेरठ से हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट था, ये करेक्ट नहीं है, डी इसका करेक्ट था। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका ए करेक्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15, 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार, तो आर्म्स एक्ट क्यों पारित किया गया था, इसके अनुसार क्या था हमारा, कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, यानी कि बी इसका करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद हमारा इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लो, 10th का मैंने आपको कौन सा ऑप्शन बताया था, डी ऑप्शन सिराजुद्दौला। 11th का ए बताया था, 12th का भी ए ही बताया था, मेरठ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन करेक्ट था, एंड 14 का हमारा विलियम जोन्स यानी ए, और क्वेश्चन नंबर 15 का बी। अब इसके बाद हमारा खंड ख यानी कि सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 में शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखती है, तो इसका आंसर हमें बताना था। तो देखो इसका आंसर इस तरह से करेंगे हम,
इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, 3 पॉइंट्स में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था तो आपको 2 पॉइंट ही लिखना था। यहां पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है, इन तीनों में से कोई 2 आपको लिखना था। अब जरूर नहीं है कि यही 3 में से कोई 2 लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके अलावा भी आपको जो आंसर याद था वो आपने लिखा होगा तो आपका आंसर सही माना जाएगा। बस आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, रिलेटेड होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा बोला है मृदा संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए, और इसमें ना अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों में से आपको कोई एक करना था एग्जाम में। इसमें बोला है भूमि उपयोग किसे कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर भूमि के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें हमारा भूमि उपयोग पूछा है किसे कहते हैं, और स्वामित्व के आधार पर भूमि के कौन कौन से प्रकार हैं, और इसमें मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताने थे। तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, एक तो मल्च बनाना, दूसरा वेदिका फार्म, इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि एक हमारा ये भी हो जाएगा रक्षक मेखलाएं। इसके अलावा भी अगर आपको याद है तो वो भी आप लिख सकते थे। ठीक है, एंड इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है ना उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। सबसे पहले पूछा था भूमि उपयोग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि भूमि का विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि में उपयोग को भूमि उपयोग कहते हैं। एंड स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार पूछा था तो हमारा 2 होता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में किन तरीकों का प्रयोग किया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर देखो किस तरह से करेंगे हम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनमें से कोई 2 पॉइंट्स आप अपने आंसर में यानी आंसर शीट में एग्जाम में लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पहले बोला है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए, और इसमें भी अथवा में दिया गया था। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी एक सामाजिक और आर्थिक कारक का उल्लेख कीजिए। तो देखो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्थलाकृति, जलवायु, मृदा। ठीक है, और जो इसमें हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक केंद्र, रोजगार के अवसर एंड स्वास्थ्य सुविधाएं। इसमें भी आप जरूर नहीं है कि जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया वही आपका आंसर हो, इसके अलावा भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा खंड ग शुरू हो जाता है। तो इसमें बोला था कि भारत में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया है, इसके क्या लाभ है। इसमें भी अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो देखो इसका आंसर हम किस तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का दखल न होना। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक संभव। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा जिला अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा के क्या लाभ बताए गए। इसमें भी अथवा में क्वेश्चन है। तो भारतीय ज्ञान और शिक्षा के विषय में विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखो किस तरह से करेंगे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य की समझ, देश के संसाधनों के विकास के महत्व की समझ, एंड इसके अलावा ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि, भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान। 4 पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, आपको 3 ही करने थे क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पूरा अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर है, बाकी का 2 पॉइंट्स ये रहा। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से ना खंड घ यानी कि सेक्शन डी शुरू हो जाता है। इसमें सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला है कि राष्ट्रीय सरकार का गठन किस प्रकार किया जाता है। एंड इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है। अथवा में पूछा गया है कि संसद में प्रश्नकाल किसे कहते हैं, संसद को नियंत्रित तथा मार्गदर्शित करने में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखो इसका आंसर किस तरह से करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि संसदीय चुनाव के लिए देश को
निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, चुने गए उम्मीदवार संसद सदस्य यानी कि एमपी कहलाते हैं। इसके अलावा बहुमत प्राप्त दल सत्ता दल कहलाता है। अन्य विरोधी दल, सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। इसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा इसका आंसर है और बाकी का आंसर ये है इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का उचित तर्कों के साथ व्याख्या कीजिए। तो देखो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कच्चा माल है, श्रम, पूंजी, बाजार, इसके अलावा जल, विद्युत है। इन सब की व्याख्या भी करनी थी। सिर्फ इतना लिखने से आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते, इनकी व्याख्या भी करनी थी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यहां से ना आपका खंड, यहां पर देखो अंग यानी कि सेक्शन ई शुरू हो जाता है। तो इसमें बोला है कि एक काल्पनिक राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखो ये हमें आंकड़े दिए हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी तथा क्यों? तो यहाँ पर देखो ये हमें दिया गया है आंकड़े, इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है उपरोक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी प्रमुख विरोधी दल कहलाएगी तथा क्यों? और थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा। तो तीनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, जन पार्टी, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जो सीट है उन पर जीत हासिल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड का आंसर हो जाएगा इंसाफ पार्टी, चुने गए सांसदों की संख्या के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। एंड थर्ड का आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो ये हमें एक गद्यांश दिया गया है, पूरा गद्यांश यहाँ तक है। अब इसके आधार पर पहला क्वेश्चन ये कि चीनी बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि तृतीयक क्रियाएं किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करती है। तो तीनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो इसका हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्रिया, सेकंड का आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रिया, एंड इसके बाद जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें भी हमें ये एक गद्यांश दिया गया है। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ के इसके आधार पर देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव ने पर्यावरण का किस प्रकार उपयोग किया। थर्ड क्वेश्चन है कि मानव द्वारा आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुए। तो तीनों का आंसर देखो किस तरह से करेंगे हम। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा कि अपने जीवन को सरल तथा आरामदायक बनाने के लिए। दूसरे का हो जाएगा भोजन के लिए फसलें उगाना। एंड थर्ड का आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय का विकास, व्यापार और वाणिज्य के विकास से औद्योगिक क्रांति का आगमन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी ये हमें गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को पढ़ के इसके आधार पर देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने किस प्रकार के संकट थे, कोई एक बताइए। दूसरा है कि मनसबदारों को नियंत्रित करना कठिन क्यों हो गया। तीसरा है कि राजस्व की मात्रा में कमी क्यों आ गई थी। तो देखो पहले का आंसर ये हो जाएगा कि मनसबदारों का अधिक शक्तिशाली होने से उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो गया। दूसरा हमारा हो जाएगा कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की प्रशासनिक कार्यकुशलता में कमी। और तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा ये सूबेदारों का विशाल सूत्रों के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मामलों का नियंत्रण, सूबेदारों द्वारा मुगलों से स्वयं को स्वतंत्र समझना। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 ना आपका मैप वाला था। मैप में देखो यहाँ पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई 5 आपको जो भारत का मानचित्र आपको दिया गया था, और इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन पेपर में जो भारत का मानचित्र दिया जाएगा उसमें 5 स्थानों को दिखाना होगा, और ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर था। अब आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।